नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एक्स्ट्रा क्लासेस पर। तो साथियों, हम भारत का संवैधानिक विकास पढ़ रहे थे और संवैधानिक विकास में हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था 1793 ईस्वी का चार्टर और 1813 ईस्वी का चार्टर। साथियों, आज की कक्षा में हम एक महत्वपूर्ण चार्टर 1833 ईस्वी का चार्टर अधिनियम पढ़ने जा रहे हैं। साथियों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक आज का हमारा रहने वाला है। तो हम क्रमवार भारत का संवैधानिक विकास पढ़ रहे हैं और अभी संवैधानिक विकास जो है वो आज़ाद भारत से पूर्व का चल रहा है। तो देखिए, आज पढ़ेंगे हम 1833 ईस्वी का चार्टर अधिनियम। साथियों, एनसीईआरटी बुक और अन्य बुक से सार संग्रह के रूप में आपके समक्ष हम ये वीडियो लाते हैं। बहुत महत्वपूर्ण बातें इनमें हम आपको बताते हैं। तो देखिए, शुरू करते हैं 1833 ईस्वी का चार्टर अधिनियम। तो साथियों, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि 1833 ईस्वी का जो चार्टर अधिनियम था वो क्या था। देखो, ब्रिटिश भारत के केंद्रीकरण की दिशा में एक निर्णायक अधिनियम था। जो ब्रिटिश भारत था, यानी जिस भारत पर जिन क्षेत्रों पर ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार था और वो अधिकार वो अधिकार क्षेत्र ब्रिटिश भारत कहलाता था, उनके केंद्रीकरण की दिशा में, यानी उन सब का शासन प्रशासन एक तरह से चलाने की दिशा में एक निर्णायक अधिनियम था 1833 का चार्टर अधिनियम। ठीक है। इस अधिनियम का निर्माण ब्रिटिश सरकार द्वारा 1833 ईस्वी में सरकार के विधि निर्माण संबंधी कार्यों को स्पष्ट करने हेतु किया गया। जो सरकार थी, ब्रिटिश सरकार जो थी, उस के जो विधि निर्माण संबंधी कार्य थे उनको स्पष्ट करने हेतु ब्रिटिश सरकार ने इस अधिनियम का क्या किया था, निर्माण किया था। तो आपको समझ आया होगा कि ब्रिटिश भारत के केंद्रीकरण की दिशा में एक निर्णायक अधिनियम था। जो भारत अलग अलग क्षेत्रों में बटा हुआ था, उस समय जो कंपनी के अधिकार में था वो भी अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ था। उसका कोई शासन प्रशासन का कोई नियम कानून तरीके नहीं थे। तो 1833 ईस्वी का जो चार्टर अधिनियम था वो उन सबको एक केंद्रीकरण की दिशा में एक निर्णायक अधिनियम माना जाता है। तो देखो, इस अधिनियम का निर्माण ब्रिटिश सरकार ने 1833 ईस्वी में सरकार के विधि निर्माण संबंधी कार्यों को स्पष्ट करने हेतु किया गया। अब जानते हैं हम 1833 ईस्वी का चार्टर जो अधिनियम था उससे महत्वपूर्ण बिंदु क्या थे। तो देखो, नंबर 1, बंगाल के गवर्नर जनरल को, जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, उसको भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। उसको क्या बना दिया गया? भारत का गवर्नर जनरल। अर्थात जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसको संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। ये आपको ध्यान रखना है, बहुत परीक्षाओं में पूछा जाता है कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल तो कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। और लॉर्ड विलियम बेंटिक जो थे ना, वो जब बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया तो उसी समय बनाए गए थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। उसको संपूर्ण भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो पहली महत्वपूर्ण बात 1833 ईस्वी के चार्टर अधिनियम की कि बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने? लॉर्ड विलियम बेंटिक बने। 1833 ईस्वी का चार्टर अधिनियम दूसरा मुख्य बिंदु था कि गवर्नर जनरल में सभी नागरिक एवं सैन्य शक्तियां निहित थी। यानी कि जो ये लॉर्ड विलियम बेंटिक जो भारत के गवर्नर जनरल बनाए गए थे, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। उसमें क्या कर दिया? सभी नागरिक और सैन्य शक्तियों को निहित कर दिया। इस प्रकार इस अधिनियम ने पहली बार एक ऐसी सरकार का निर्माण किया जिसका ब्रिटिश अधिकार वाले संपूर्ण भारतीय क्षेत्र पर पूर्ण नियंत्रण था। यानी कि बंगाल का गवर्नर जनरल था पहले, तो फिर उसको बना दिया भारत का गवर्नर जनरल, और उसमें सभी नागरिक और सैन्य शक्तियाँ निहित कर दी गई। और अब ये कुल मिलाकर ऐसा था कि इस अधिनियम ने पहली बार एक सरकार का निर्माण कर दिया जिसका ब्रिटिश अधिकार वाले संपूर्ण भारतीय क्षेत्रों पर पूर्ण नियंत्रण था। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। तीसरी बात ये थी कि कंपनी के व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिए। अब देखिए, यहाँ से खेल
खेल तो शुरू पिछले अधिनियमों से हो गया था, लेकिन अब क्या किया ब्रिटिश पार्लियामेंट ने जो 1833 ईस्वी का चार्टर अधिनियम बनाया, उसमें क्या किया, उसमें कंपनी जो थी, ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, जो भारत में व्यापार करने आई थी और भारत धीरे धीरे भारत के अनेक क्षेत्रों पर उसने कब्जा कर लिया था, उस ईस्ट इंडिया कंपनी के जो व्यापारिक अधिकार थे वो समाप्त कर दिए गए। व्यापार करने के अधिकार क्या कर दिए, समाप्त कर दिए गए। ठीक है, यानी उनसे छीन लिए गए। और क्या हुआ, केवल जो कंपनी थी उसको राजनीतिक कार्य ही करने थे। अब व्यापार उसका मुख्य उद्देश्य नहीं, बल्कि राजनीतिक कार्य उसको करने थे और एक प्रशासनिक निकाय बन गया। यानी कि जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, वो एक प्रशासनिक निकाय यानी प्रशासन चलाने वाला एक निकाय बन गया। पहले तक व्यापारिक निकाय था, व्यापार करने के लिए कंपनी आई थी, व्यापार ही कर रही थी, उसका उद्देश्य व्यापार करना था। लेकिन अब वो केवल एक राजनीतिक कार्य, उसके व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिए। और जब व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिए गए तो वो केवल एक राजनीतिक कार्य करने के लिए उसको कहा गया और वो एक प्रशासनिक निकाय बन करके रह गया। आगे क्या हुआ, अब जो कंपनी के अधिकार वाले क्षेत्र थे, यानी जिन पर कंपनी का, ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार था जिन क्षेत्रों पर भारत में, वो सारे के सारे ब्रिटिश राजशाही और उसके उत्तराधिकारियों के नियंत्रण में आ गए। अब उनका सीधा नियंत्रण जो था, ईस्ट इंडिया कंपनी के तो अधिकार छीन लिए। अब उन ब्रिटिश भारत पर, यानी कि जिन क्षेत्रों पर कंपनी का अधिकार हुआ करता था, वो किसका अधिकार हो गया, किसके अंतर्गत आ गए, ब्रिटिश राजशाही और उसके उत्तराधिकारियों के नियंत्रण में आ गए। ठीक है, यानी कि देखिए कंपनी जो व्यापारिक कंपनी थी, अब वो धीरे धीरे एक प्रशासनिक निकाय बन गई थी और उसको अब प्रशासन पर ध्यान देना था। और कंपनी के जो अधिकार वाले सारे क्षेत्र थे भारत में, वो ब्रिटिश राजशाही और उसके उत्तराधिकारियों के नियंत्रण में आ गए थे। आगे क्या हुआ, मद्रास और मुंबई के गवर्नर को विधायी शक्ति, जो बंगाल और मद्रास था उसके जो गवर्नर थे, उनकी जो विधायी शक्ति थी उससे उनको वंचित कर दिया। विधायी शक्ति यानी कानून बनाने की जो शक्ति थी, नियम कायदे बनाने की जो शक्ति थी, मद्रास और मुंबई के गवर्नर को उससे क्या कर दिया गया, वंचित कर दिया गया। उनसे ये अधिकार छीन लिए गए। अब वो कोई भी विधायी अधिकार नहीं बना सकते थे। भारत के गवर्नर जनरल को पूरे ब्रिटिश भारत में विधायिका के असीमित अधिकार प्रदान कर दिए। अब देखिए, जो भारत का गवर्नर जनरल था कौन, विलियम बेंटिक जो थे, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया और उसी में सारे अधिकार निहित कर दिए। और मद्रास मुंबई गवर्नर जनरल को विधायी शक्ति से वंचित कर दिया। और जो भारत के गवर्नर जनरल थे उसको पूरे ब्रिटिश भारत में विधायिका के असीमित अधिकार प्रदान कर दिए गए। यानी कि कानून बनाने के, नियम बनाने के सारे अधिकार किसको दे दिए, भारत के गवर्नर जनरल को दे दिए गए। इसके अंतर्गत पहले बनाए गए जो कानून थे उनको नियामक कानून कहा गया। इसके अंतर्गत जो पहले कानून बने हुए थे ना, उनको तो नियामक कानून कहा गया। ठीक है, यानी रेगुलेटरी लॉज जो होते हैं वो कहा गया। और जो नए कानून अब बनाए गए उन कानूनों को अधिनियम कहा गया, यानी चार्टर एक्ट। क्या कहा गया, चार्टर एक्ट जिनको हम कहते हैं वो कहा गया। ठीक है, तो एक तरह से जो भारत के गवर्नर जनरल थे उनकी जो शक्तियां थी वो बहुत बढ़ गई थी। उनको नियम कानून बनाने के सारे अधिकार प्रदान कर दिए गए थे। आगे देखिए, इस अधिनियम के द्वारा कानून बनाने के लिए गवर्नर जनरल की जो परिषद थी उसमें एक विधि सदस्य को चौथे सदस्य के रूप में सम्मिलित कर लिया गया। यानी कि परामर्श के लिए, विधि परामर्श के लिए, कानून संबंधी, विधि संबंधी परामर्श के लिए जो गवर्नर जनरल था उसकी परिषद में एक सदस्य को चौथे सदस्य के रूप में सम्मिलित कर लिया गया। और सदस्य कौन थे, सर्वप्रथम लॉर्ड मैकाले को। किसको, लॉर्ड मैकाले को। लॉर्ड मैकाले को आप जानते होंगे, भारत में शिक्षा नीति के अंग्रेजी शिक्षा के जनक कहे जाते हैं, लेकिन ऐसा था नहीं, फिर भी चलिए मान लेते हैं। ठीक है, सर्वप्रथम, क्योंकि भारत तो पहले से ही विश्व गुरु रहा था। लॉर्ड मैकाले तो बहुत छोटी चीज़ हम कह सकते हैं, बहुत बाद में आए। भारत तो पहले भारत में पढ़ने के लिए तो विदेशों से लोग आया करते थे, तो शिक्षा के जनक कैसे हो सकते हैं। ठीक है, तो सर्वप्रथम लॉर्ड मैकाले को विधि सदस्य के रूप में गवर्नर जनरल की परिषद में सम्मिलित कर लिया गया था। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि प्रथम व्यक्ति
कौन थे जिनको गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि सदस्य के रूप में विधि परामर्श के लिए शामिल किया गया? तो वो थे लॉर्ड मैकाले। और किस अधिनियम के तहत? 1873 ईस्वी का चार्टर अधिनियम था, उसके तहत। देखिए, चाय तथा चीन के साथ व्यापार संबंधी कंपनी के एक अधिकार को भी समाप्त कर दिया गया। हमने पहले आपको बताया था कि जो कंपनी थी, उस कंपनी के पास चाय और चीन के साथ जो व्यापार संबंधी अधिकार थे वो बने रहे थे, ठीक है, लेकिन अब उनको भी समाप्त कर दिया। उनका भी जो एक अधिकार था वो भी समाप्त कर दिया। और बहुत महत्वपूर्ण बात, भारत में दास प्रथा को विधि विरुद्ध घोषित कर दिया। जो दास प्रथा थी भारत में, उसको विधि विरुद्ध यानी कानून के विरुद्ध घोषित कर दिया। और फिर 1843 ईस्वी में दास प्रथा को समाप्त कर दिया गया। यानी कि उसी के तहत जो गवर्नर जनरल थे, उनको दास प्रथा को समाप्त करने हेतु कदम उठाए जाने के लिए कहा गया। और धीरे धीरे 1843 ईस्वी में दास प्रथा को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया। आगे देखते हैं, सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता। महत्वपूर्ण, सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन प्रारंभ करने का प्रयास किया गया। इस अधिनियम की धारा 87 में वर्णित किया गया कि रंग, जाति, धर्म के आधार पर कंपनी की सेवा से भारतीयों को किसी भी पद, कार्यालय और रोजगार को प्राप्त करने से वंचित नहीं किया जाएगा। आगे चलकर यही प्रशासन में, कंपनी के प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी हेतु मुख्य आधार बनी। ये जो धारा थी 87, यही प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी हेतु मुख्य क्या बनी? आधार बनी, ठीक है। तो सिविल सेवकों के चयन के लिए क्या कर दे? खुली प्रतियोगिता का आयोजन प्रारंभ करने का प्रयास किया गया। और उसमें कहा गया कि किसी भारतीय को रंग, जाति, धर्म आदि के आधार पर कंपनी के किसी कार्यालय में या पद पर या रोजगार को प्राप्त करने से वंचित नहीं किया जाएगा। लेकिन हुआ क्या? इसका विरोध हुआ। इस खुली प्रतियोगिता का विरोध हुआ और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के विरोध के कारण इस प्रावधान को समाप्त कर दिया गया। क्योंकि अंग्रेज थे, बड़े चालाक थे, तो उन्होंने इसका विरोध किया। और विरोध किया तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के विरोध के कारण इस प्रावधान को समाप्त कर दिया गया। आगे देखिए, विधियों के संहिताकरण के लिए गवर्नर जनरल को आयोग गठित करने का अधिकार दे दिया। जो विधि थी, कानून थे, उनका एक संहिताकरण करने के लिए गवर्नर जनरल को क्या दे दिया कि आप आयोग गठित करो, यह अधिकार दे दिया। और 1834 ईस्वी में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय विधि आयोग का गठन किया। बहुत महत्वपूर्ण बिंदु, विधि आयोग गठित किया गया। एक 4 सदस्यीय विधि आयोग गठित किया गया। किसकी अध्यक्षता में? लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में। 1834 ईस्वी में मैकाले को विधि परामर्श हेतु रखा गया था परिषद में। तो साथियों, ये था 1833 ईस्वी का चार्टर अधिनियम। महत्वपूर्ण था साथियों। इसी तरह के अन्य वीडियो के लिए आप हमारे चैनल पर लगातार बने रहिए। हम आपको भारत का संवैधानिक विकास यानी भारत का सामान्य ज्ञान की संपूर्ण कक्षा निःशुल्क उपलब्ध कराएंगे। तो साथियों, चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, वीडियो को लाइक शेयर करते रहें। आज की कक्षा में इतना ही। मिलते हैं अगली कक्षा में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।